हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं पाठ संस्कृति, जो आपका बदंत आनंद कौशल्यानंद जी द्वारा लिखा गया है। तो बदंत आनंद कौशल्यानंद का जन्म सन 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यानंद जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। बदंत आनंद कौशल्यानंद की उम्र की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूला ना जा सके, आहा, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी आदि, बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण से ने बदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनके सृजनात्मक को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे गए उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था लेखक का परिचय। अब आप आ जाओ पाठ के सार में। संस्कृति जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है और ये पाठ जो है आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। छोटा सा पाठ है, छोटा सा पाठ निबंध के रूप में है। ठीक है, संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस संबंध में बदंत आनंद कौशल्यानंद जी अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वह सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्होंने संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना तो सभ्यता है और ना ही संस्कृति। वो क्या होती है बेटा? वो होती है असंस्कृति और असभ्यता, जो कि हम अभी आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए संस्कृति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि संस्कृति क्या है, देखिए अभी आप पाठ छोड़ दीजिए। पाठ कुछ बच्चे होंगे बहुत ओवर स्मार्ट, उन बच्चों ने पाठ पढ़ लिया होगा, पर जिन्होंने पाठ नहीं पढ़ा है वो बच्चों पाठ छोड़ दो। आप पाठ जो भी हो, आप सोच रहे हो संस्कृति का मतलब बताओ, क्या संस्कृति का मतलब है। अगर आपसे आप विदेश गए और मैं चाहती हूँ कि भगवान हर एक जो बच्चा यहाँ वीडियो देख रहा है उसको इतनी ज़्यादा अच्छा बनाए बड़े होके कि वो विदेश भी जाए और वहाँ पे भी अपना जो है बहुत नाम कमाए। चलो अगर मैं मान लूँ आप विदेश गए, तो विदेश में अगर आपसे किसी इंसान ने पूछा, किसी मनुष्य ने आपसे पूछा कि अच्छा आपकी क्या संस्कृति है, आपके देश में क्या संस्कृति है, तो आप जो है क्या जवाब दोगे उसका? आप कहोगे हमारे देश में तो जो त्यौहार होते हैं, जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे उत्सव होते हैं, वो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से मनाते हैं। हमारे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मिठाइयाँ बनती हैं, ये बनती हैं। आप कितने अलाना फलाना चीज़ें उनको बताओगे, ये मिठाइयाँ बनती हैं, ये होता है, नाचते हैं, वो करते हैं। तो आपके हिसाब से संस्कृति क्या है कि वेशभूषा, जिस तरह से हम अपने त्यौहार मनाते हैं वो आपके लिए संस्कृति है। जिस तरह से आप उत्सव बनाते हो, आपके स्कूल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, कैसी शिक्षा आपके विद्यालयों में दी जाती है, ये सारी तमाम जानकारी आप जो है विदेश में बताओगे। आप कहोगे ये हमारे भारत की संस्कृति है। यहाँ पे त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह मनाया जाता है। यहाँ पे हर जगह जो है डिफरेंट फूड आइटम आपको मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट आपको खाद्य वस्तुएं यहाँ पे मिलेगी, ये आप बताओगे हैं। अब संस्कृति का मतलब आपके लिए ये है। अगर मैं आपसे पूछूँ सभ्यता क्या है, तो आप बोलोगे मैम सभ्यता तो मैम हम लोग जिस तरह से पेश आते हैं किसी के सामने। आपकी भाषा में बता रही हूँ बेटा, मैं चैप्टर की बात नहीं कर रही। मैं बोल रही हूँ अगर मैं आपसे खाली क्वेश्चन पूछूँ कि संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, तो आप मेरे को यही उत्तर देंगे जो मैं आपसे उत्तर सोचती भी हूँ। मैं आपसे जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो भी यही उत्तर है ना। आप क्या बोलोगे मैम सभ्यता मतलब हम किस तरह से पेश आ रहे हैं। कभी कभी हमारी मम्मी भी कहते थे कितना असभ्य है ना। और कभी तो असभ्यता और सभ्यता आपके लिए क्या रह गया है कि भाई हम किस तरह लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, किस तरह हमारा व्यवहार है, किस तरह हम लोग बोल चाल रख रहे हैं, ये आपके लिए क्या है, सभ्यता है
है ना। लेकिन इस पार्ट में संस्कृति और सभ्यता का आपको बहुत डीप मीनिंग यहाँ पे बताई गई है और ये बहुत ही सुंदर पार्ट है, ठीक है। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपके हिसाब से बताया, आपने अभी चैप्टर पढ़ा नहीं था, आप बिल्कुल नए थे चैप्टर में, आपने खाली चैप्टर का एक पन्ना खोला था, आप वीडियो देखने आए हो। तो चैप्टर का एक पन्ना जब आपने खोला था तो आपने देखा था यार संस्कृति संस्कृति तो ये होती है। आपके दिमाग में क्या आया, यार संस्कृति मतलब हमारी वेशभूषा, हमारे जिस तरह हमारे देश में जो है अलग अलग जगह में अलग अलग जो है त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग जो है खाद्य वस्तुएं पाई जाती हैं, अलग अलग टाइप के जो है कपड़े पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों की जो पहनने की कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये सब आपके दिमाग में आया जब मैंने आपसे संस्कृति पूछा। जब मैंने आपसे सभ्यता पूछा तो आपके दिमाग में क्या आया, यह सभ्यता तो मतलब पेश आना, जिस तरह हम अपने माता पिता के सामने पेश आते हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने पेश आते हैं, जिस तरह से हमारी बोलचाल है, ये सब चीज़ें हमारी सभ्यता में आती है। जिस तरह से हमारे मैनर, जिसको आप लोग हिंदी में सो कॉल्ड मैनर्स, इंग्लिश में सो कॉल्ड मैनर्स कहते हो, ये आप सभ्यता मानते हो। और बहुत बच्चों के दिमाग में सभ्यता शब्द सुन के ही जो है इक्वल टू मैनर्स आ गया होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चे, ये तो मैंने आपसे जनरली पूछा कि आपके दिमाग में क्या आया संस्कृति और सभ्यता को सुन के। अब जो है हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और हम जानेंगे सभ्यता और संस्कृति का जो है मतलब होता क्या है, मतलब डीप मीनिंग में। अगर हम और डीप मीनिंग में जाएँ, ये तो हमारी बोलचाल की भाषा में हम संस्कृति और सभ्यता का प्रयोग करते हैं, पर वैसे संस्कृति और सभ्यता का क्या मतलब है ये हम लोग इस पाठ में जानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या दिया है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यानी कि आपको समझ नहीं है इन शब्दों की, आप बोल लो मैम ये तो वस्तु है, ये तो हमारे कपड़े हैं, मैम हमारे पहनने का तरीका है, वो है, लेकिन आपको इनका जो है मतलब नहीं पता। अभी इसके बहुत मीनिंग है संस्कृति और सभ्यता के, ठीक है। ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति जिसका आपको मतलब नहीं पता, ठीक है। अब देखिए इन दो शब्दों के साथ जब एक विशेषण लग जाते हैं, कैसे, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, अब तो आप और नहीं समझ पाओगे भाई, फिजिकल भौतिक विज्ञान जो होता है वो क्या होता है आपका फिजिक्स होता है, आप इंग्लिश में उसको फिजिक्स कहते हो। तो फिजिक्स भौतिक, जो आपका इन्होंने कहा भौतिक सभ्यता, जो आपकी फिजिकल सभ्यता जिसको आप कह सकते हो, और आध्यात्मिक सभ्यता जब विशेषण लग गए, कैसी सभ्यता आध्यात्मिक, कैसी सभ्यता भौतिक, तो आप जो है इन ये और भी ज़्यादा आपके लिए कठिन हो जाता है, ठीक है। तो तब दोनों शब्द का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं, यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है, हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। अब देखिए आपको कितने अच्छे प्यारे तरीके से समझाते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से शशाक्त नहीं हुआ था, तो अगर मैं बोलूँ अग्नि देवता से, तो अग्नि देवता आपने देखी होगी, रामायण देख लो आप, या फिर आप जो है कृष्ण वाले कोई नाटक देखते हो, तो अग्नि देवता उसमें बहुत कॉमन होते हैं, आपको दिखते भी हैं अग्नि देवता आते हैं, आग जला देते हैं हवन के लिए, है ना। तो अग्नि देवता से जब मनुष्य का शशाक्त नहीं हुआ था, शशाक्त मतलब क्या होता है बच्चे, जब आमना सामना नहीं होता, जब हमने देखे नहीं थे, अग्नि देवता नाम की कोई चीज़ हमारे लिए नहीं थी। आज तो घर घर चूल्हा रहता है। जिस आदमी ने सबसे पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अब आप सोचिए जिसने पहली बार आग बनाई होगी, जिसने पहली बार आग को डिस्कवर किया होगा बच्चे, वो कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। आविष्कर्ता यानी जो इंसान आविष्कार करता है। देखिए अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का कोई परिचय ना था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़े जा सकते हैं, कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। वो कहते हैं भैया सुई धागा अब आजकल ऐसी चीज़ तो हर किसी के घर में रहती है, परंतु स्टूडेंट ये सोचिए कि उस सुई धागे का भी तो किसी ने डिस्कवर ही किया होगा। किसी ने ये तो सोचा होगा अरे यार ये तो लोहे का टुकड़ा मेरे को मिल गया ज़मीन के अंदर से, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और अगर इसको घिस देता हूँ, इसके एक कोने में छेद कर देता हूँ और इसमें धागा डाल देता हूँ, मैं तो मैं कपड़ों को सिल सकता हूँ। कितनी बड़ी डिस्कवरी होगी, है ना। तो वो इंसान कैसा कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, ये वो कह रहे हैं जो आपके लेखक हैं। अब देखिए क्या लिखा है, इन्हीं दोनों उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आग आविष्कार। इस प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार, ठीक है।
तो आप देखेंगे एक तो शक्ति है, मतलब आपके अंदर वो शक्ति आएगी, आप सुई धागे का आविष्कार कर सकते हो, और एक सुई धागे का आविष्कार, ये दोनों कितनी बड़ी चीज़ है आप ये देखिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ था। मतलब आपके अंदर क्या प्रेरणा है, आपके अंदर ये कैसा है कि यार मेरे को ऐसी कोई चीज़ चाहिए सुई धागे जैसी, या आपके अंदर ये कैसा है कि यार कोई आग जैसी चीज़ होनी चाहिए, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, क्या, जिस प्रेरणा जिस कारणवश आपने वो चीज़ बनाई, आपके अंदर जो प्रेरणा आई, आपके अंदर जो शक्ति आई, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। यानी कि जो सुई धागा हम भी प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब हमें सुई धागे की जानकारी है, इसको किस तरह चलाते हैं, तो हम सभ्य हैं, और इसी को हम सभ्यता कहते हैं, जब हम दूसरे के आविष्कृत की गई चीज़ को जो है इस्तेमाल करते हैं, और वही हम कर भी रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति जिसने आविष्कार किया है वह संस्कृत व्यक्ति है, और जिस प्रेरणा या फिर जिस कारणवश जिस प्रवृत्तिवश उसने वो जो है आविष्कार किया है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति की पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। मतलब जिसकी जितनी अच्छी मात्रा में होगी, है ना, वह व्यक्ति उतना ही अच्छा जो है आविष्कर्ता होगा। ठीक है, श्रेष्ठ मात्रा, ठीक है, श्रेष्ठ आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत भी नहीं कहला सकती। क्यों नहीं संस्कृत नहीं कहला सकता, क्यों, क्योंकि बेटा संस्कृत केवल वह व्यक्ति है जिसने पहली बार वो खोज करी, जिसके मन में वो पहली बार आया कि हाँ मेरे को आग का आविष्कार करना चाहिए, मेरे को ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो मेरे लोहे को पिघला दे। तो ये जब प्रवृत्ति आई उस इंसान के अंदर कि यार ऐसी कोई चीज़ आ सकती है, तो उसने आग का जो है खोज करी। ये जो आग की खोज करने वाला व्यक्ति है, ये मतलब कितनी बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि कितना बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि आज आग का प्रयोग हर चीज़ में होता है। चाहे आप इंडस्ट्रियों में देख लीजिए, आग से जो हम हीटिंग करते हैं, जो ऊर्जा आती है, उससे हम लोग अपनी चीज़ें बनाते हैं, तो आज उसका कितना बड़ा प्रयोग है। तो वह व्यक्ति जिसने पहली बार वो चीज़ बनाई होगी, वो कितना बड़ा महान व्यक्ति रहा होगा, आप खुद सोचिए। तो ये हम लोग के लिए संस्कृत व्यक्ति है। परंतु वह व्यक्ति जो उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो उसकी बनाई हुई चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आग का आविष्कार हो गया, अब हम लोग आग का हर चीज़ में प्रयोग करें, तो हम सभ्य हैं, क्योंकि हमें जानकारी है आग को किस तरह से यूज़ करना है। शायद हमें उससे भी ज़्यादा पता हो, उस संस्कृत व्यक्ति से भी ज़्यादा पता हो चीज़ों के बारे में, कि आग कैसे काम करती है, क्या आग में होता है, एटम होता है, अणु होते हैं, या कुछ भी चीज़ों हमें पता है। परंतु वह व्यक्ति को यह भी जानकारी नहीं थी। वह हमसे सभ्य भले ही कम हो, परंतु वह हमसे ज़्यादा संस्कृत था। संस्कृत क्यों था, क्योंकि उस व्यक्ति के दिमाग में, उस व्यक्ति के मन में यह बात पहली बार आई कि हाँ हमें इस प्रकार की कोई वस्तु की ज़रूरत है। तो हम लोग सभ्य भले ही हैं, हमारे पास ज़्यादा जानकारी भले ही है, परंतु हम संस्कृत नहीं बन सकते। अभी एक और न्यूटन वाला उदाहरण आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा से, अगर मैं रिलेट करूं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में वो न्यूटन वाला क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा गया है। तो न्यूटन वाले क्वेश्चन को आप जो है बहुत ध्यान से करिए। अब देखिए क्या लिखा है, एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं इस शब्द को, इसमें त्रुटियां करते हैं, इसमें कृपया त्रुटियां ना करें। गुरुत्वाकर्षण कोई बहुत ज़्यादा कठिन शब्द आप लोगों के लिए नहीं है। गुरुत्वाकर्षण कैसे लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप लोग इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हो, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे गलती करते हो, तो बेटा कर्षण, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, सौ आपको ये पता ही है, और इसके ऊपर र लगा दिया, कर्षण, गुरुत्वाकर्षण, क्या दिक्कत है इसमें। ये स्पेलिंग सबकी गलत होगी, जो इसकी स्पेलिंग की आप 5 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों के एग्जाम में यही गलत हो जाती है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा, इधर तक तो सही लिखते हो, फिर यहाँ पे कभी ये आप पूरा लिख देते हैं,
और किसी ने आधा भी लिखा तो वो यहाँ पे गलती कर देता है, अलग ही शौ लगा देते हैं वो, है ना। तो ये आप ना करें कृपया। तो ये बहुत सिंपल सी स्पेलिंग है, इतनी कठिन नहीं है। जिस प्रकार से आपका स्टैंडर्ड है उस प्रकार से आपकी जो भाषा की शुद्धता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और जितना शुद्ध भाषा का आप घर में भी प्रयोग करेंगे अपनी बोलचाल में, आम भाषा में, उतना ज़्यादा आप जो है और भी ज़्यादा उत्तीर्ण होते जाएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड में आपको बच्चों उत्तीर्ण होना पड़ता है, उत्तीर्ण होना चाहते हो या फिर किसी फील्ड में आपको अच्छा करना है, उसका केवल एक ही मंत्र है, वो है कि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ का प्रयास करोगे। प्रयास करने वाले की हार कभी नहीं होती। भले ही आज आपको वह फल नहीं मिल रहा हो जिसकी आप कामना करते हो, परंतु एक ना एक दिन आपको वह फल अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत कभी असफल नहीं रहेगी, वो हमेशा सफलता आपको देगी ही। आज नहीं देगी, शायद 10th में आपके अच्छे नंबर ना आए तो क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक नॉर्मल सी कक्षा है, ऐसा हो जाता है कि जो टॉपर आ जाते हैं बच्चे उनका नाम हो जाता है, परंतु वो नाम लेके वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन तक नाम रहेगा, 3 दिन तक नाम रहेगा, परंतु उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से वो जो है अपनी आम जिंदगी में आ जाएंगे। तो आप जो है नंबर लाने के लिए पढ़िए ही मत, आप ये पढ़िए कि आप इससे सीख क्या रहे हैं, आप क्या अपना ज्ञान बढ़ा पा रहे हैं, क्या आपका मानसिक लेवल बढ़ पा रहा है। ये जब चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी तो आप जो है सीखने के लिए पढ़ोगे, नंबर लाने के लिए नहीं। नंबर तो आ जाते हैं, नंबर अगर ना भी है, कई कभार बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, वो अच्छी तरह शब्द नहीं बना पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो उस वजह से वो एग्ज़ाम में तो प्रेशर के से गलत करते ही हैं, और फिर जो है उनको दुख भी होता है क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत करी होती है। इसलिए बच्चों, आपको कभी नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि आप अपना ज्ञान बढ़ा पा रहे हो नहीं बढ़ा पा रहे हो। और आपको इन दोनों ही चीज़ों के तैयार रहना है। अगर आप फेल भी होते हैं उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, और अगर अच्छा फर्स्ट आते हो तो उसके लिए भी आपको तैयार है। कई बार बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन अचानक 10th में आने के बाद उनका क्या हो जाता है, दिमाग ये हो जाता है कि यार हमें अच्छा लाना है। उस वजह से वो अपने अंदर फालतू के डाउट जो है लाने लाने लगते हैं कि यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, फालतू के डाउट जो मतलब जिनका कोई सेंस नहीं बनता। और वो उससे परेशान होते रहते हैं कि यार मैं तो अच्छा बच्चा था, मेरी मामा ऐसे गंदी चीज़ें क्यों आ रही हैं। और उस वजह से वो परेशान होते हैं और उनका पूरा मोटिवेशन डीमोटिवेशन जोन में वो चले जाते हैं। तो वो ये सोचने लगते हैं कि अब वो कभी अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते और उनका पढ़ने में भी ध्यान नहीं लगता। इसलिए आप कभी ये सोचिए मत, आप ये सोच के चलिए कि यार मैं फ़ेल होने वाला हूँ। आप लेकिन पढ़िए, लेकिन आप सोचोगे यार मैं फ़ेल भी होता हूँ। तो जब आप ऐसे सोचोगे या फ़ेल ही होता हूँ, या वर्स्ट केस देते हुए चलोगे कि यार नहीं मेरे को नहीं आता, तो आप सबसे ज़्यादा सीखोगे। और आपको कभी टेंशन भी नहीं होगा क्योंकि आप सोचोगे कि यार क्या ही लाना है नंबर। और आप अच्छे नंबर भी ले आओगे क्योंकि आप पढ़ोगे, बिल्कुल कूल होगे, आपका माइंड कूल रहेगा। और जब आप माइंड कूल रह के पढ़ोगे तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। अगर आप फेल भी होते हो तो आपके अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उसको सहन कर सको। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ें अच्छा ही मानेगी, पर क्या होगा टीचर ने अच्छा नहीं माना तो। कई बार मैंने बच्चों की कंप्लेंट सुनी है, मैं हमारे टीचरों की एक्सपेक्टेशन रहती है, तो क्या हो गया टीचर की एक्सपेक्टेशन रहती है, टीचर जो है कुछ नहीं करते हैं। आप टीचर की एक्सपेक्टेशन वो उनकी गलती है, आप अपना जो है कार्य धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। कई बार मैं मोटिवेशन बच्चों को दे देती हूँ क्योंकि कई बार मैंने उनकी हालत देखी है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन जोन में होता है। तो आपको एक बार मोटिवेशन मिलेगा तो आप जो है और अच्छा करोगे, ये मेरी मानना है। और इसी की वजह से मैं आपको जो है मोटिवेशन बीच में देते रहती हूँ, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स का न्यूटन ने जो है आविष्कार किया। अब इसका सिद्धांत का जब न्यूटन ने आविष्कार किया, क्या उस समय ये सिद्धांत आ गया था? नहीं आया था। परंतु न्यूटन वह अकेला इंसान था जिसके मन में ये चीज़ है कि यार जो सेब है ये गिरा, कैसे गिरा होगा यार, ऐसा क्या है नीचे धरती में जिस वजह से अगर सेब टहनी से हटा तो इससे नीचे गिर गया। ये मन, ये जो सवाल है सबसे पहले किसके अंदर आया? न्यूटन के अंदर है। इस वजह से न्यूटन ने इसकी जानकारी जो है निकाली, जितना भी न्यूटन को जानकारी आती, जितना भी न्यूटन को पता था, जितने भी गणित न्यूटन को आती थी, उसने वह अप्लाई करी, उसने वह जो है अपने इसमें लगाई और हमें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया। आज ये आप सभी बच्चे ग्रेविटेशन के नाम से पढ़ते हैं, और कितना ज़्यादा ग्रेविटेशन आपको पता है, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में कितना बड़ा जो है इसका कहीं ना कहीं रोल रहता है ना। तो इससे बच्चे, न्यूटन क्या है, न्यूटन एक संस्कृत व्यक्ति है क्योंकि इसने, इसके पास एक जानकारी नहीं थी क्या कैसे होता है, परंतु न्यूटन ने सोचा, न्यूटन के मन में सवाल आया कि यार ऐसा कैसे होता होगा। न्यूटन ने सोचा, फिर न्यूटन ने उसका जो है कहीं ना कहीं खोज की। तो न्यूटन एक संस्कृत व्यक्ति है। और संस्कृति क्या है इसमें? संस्कृति है कि न्यूटन की प्रवृत्ति, जो उसने सोचा सवाल, जिससे उसको प्रेरणा मिली इसमें और जांच करने की, वो है सवाल की सेब जो है नीचे कैसे गिरा। तो ये जो है संस्कृति थी, ये न्यूटन का, न्यूटन, इसलिए न्यूटन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। न्यूटन भले ही हमसे सभ्य कम हो, सभ्य क्यों है वो कम? क्योंकि न्यूटन को ज़्यादा जानकारी नहीं थी चीज़ों की। पर आज अगर हम देखें, हम न्यूटन से ज़्यादा जानते हैं ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में।
परंतु न्यूटन भी हमसे कम जानता होगा, परंतु हम लोग संस्कृत व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो पहले इंसान तो नहीं है ना जिसके मन में पहला सवाल आया था कि यार सेब कैसे गिरता होगा और फिर हमने इसका शोध किया। हम वो इंसान नहीं है, परंतु न्यूटन वह इंसान था, न्यूटन वह व्यक्ति था जिसके मन में सवाल आया कि आखिर सेब कैसे गिरा और क्यों गिरा, क्या इसके पीछे कोई बल लगा, क्या इसके पीछे कोई फोर्स लगी। हर चीज़ जो है न्यूटन ने सोची और हमें जो है बना के दी। तो इसलिए न्यूटन संस्कृत व्यक्ति कहलाए। ये आपको आना चाहिए। अपने शब्दों में भी आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, परंतु वो जो आप लिख रहे हैं वो जो है सही होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे और क्या दिया है। अब देखिए, वह संस्कृत मानव था। आज के युग में भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसे होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। मैंने आपको बता दिया कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें ज़्यादा जानकारी है। न्यूटन को भले ही जानकारी कम थी, परंतु न्यूटन वह पहला इंसान था जिसके मन में सवाल आए और उसने गुरुत्वाकर्षण नाम के सिद्धांत का जो है सिद्धांत बना के हमें दिया। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। तो ये आपको याद रखना, पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोषण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। तो आप देखिए, शीतोषण मतलब ठंड से, है ना, शीतोषण मतलब ठंड से। अगर ये जो कीवर्ड है ना मैंने आपके, जैसे शीतोषण हो गए, इनको अगर आप अपने पेपर में यूज़ करोगे बेटा तो कितना बड़ा जो है इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर में, आप सोच नहीं सकते। बोलेगा बच्चे ने चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है और आपको सीधे फुल नंबर। तो ये चीज़ें याद रखें। बीच में कीवर्ड शीतोषण नाम की चीज़ें आप एग्जाम में डालें अपने आंसरों में। ठीक है, प्रवृत्ति कितना बढ़िया शब्द है, देखिए प्रवृत्ति। हाँ, मेरे को पता है सबकी बस की बात नहीं है, सब बच्चों की बस की बात की हम लोग अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, परंतु आप प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, भले ही कम नंबर आए। मैं ये थोड़ा ना कह रही फुल के फुल लाने, सब बच्चों को नहीं लाने। कोई बच्चे जो है कम भी लाते हैं, उनका कोई किसी और फील्ड में इंटरेस्ट होता है, परंतु आपको जो है अपनी तरफ से जो है 100% देना है। नंबर आए ना आए वो भाड़ में जाए, अपनी तरफ से प्रयास करिए, मेहनत करिए। नहीं आ रहा कोई चीज़ दिमाग में, बेकार से विचार आ रहे हैं, उनको जो है सोचिए मत। क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो है, आप ये सोच के चलिए कि यार क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष के स्कैम में फेल हो जाऊँगा, होने तो फेल, मैं 0 नंबर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ये लेके आप चलो। जब आप ये लेके चलोगे बेटा, आपको कभी टेंशन होगी ही नहीं और आप लर्निंग को एंजॉय भी कर पाओगे। परंतु अगर आपके सिर में हमेशा ये भार रहेगा कि मेरे को नंबर लाना, नंबर लाना, नंबर लाना है, तो आप कभी पढ़ नहीं पाओ। इसलिए हमेशा ये सोचो कि यार मैं तो 0 भी आ जाएंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये आप सोचो, और यही मैं आपके माता पिता से भी विनती करती हूँ कि अपने बच्चों पर जो है ज़्यादा आप जो है प्रेशर ना डालें। जितना वो प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास करने दीजिए। संसार में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं जो वो कर सकते हैं, और संसार को एंजॉय करना उनको आना चाहिए। जो उनको ज़िंदगी मिली है वो एक ही बार मिली है, और उस ज़िंदगी में वो जितना ज़्यादा खुश रह सके, उनको वो खुशी जो है अपने अंदर लानी है, ना कि दुख को अपने अंदर भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है समझिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है लेकिन तन ढका है। उसका पेट भरा है लेकिन तन ढका है। तन मतलब क्या होता है? आपका शरीर। ठीक है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों पर भी से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है।
रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। अब देखिए, जब कोई इंसान रात में सो रहा है, वो तारों को देख रहा है, अब कोई अगर वैज्ञानिक व्यक्ति होगा तो वो तारों को देख के क्या सोचेगा कि यार ये तारे क्यों चमक रहे हैं, यार इनके पीछे कुछ तो चीज़ होगी, यार ये क्यों चमक रहे हैं, क्या इनमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी आप साइंस की भाषा में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन जो भी चीज़ें होती हैं वो भौतिक विज्ञान में, क्या ये क्या हो रहा है इसके, वो पूरी थ्योरी जानने का प्रयास करेगा। जो आपका व्यक्ति होगा, वो संस्कृत व्यक्ति रात में तारों को देख रहे हैं, परंतु उसका क्या है, तारों को देखने का नज़रिया, वो सोच रहे हैं कि यार तारे क्यों चमक रहे हैं, उसके अंदर सवाल आ रहे हैं और उन सवाल से वो नई चीज़ें बना रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो व्यक्ति है वो सिर्फ यही सोचेगा, क्या हर व्यक्ति का वैज्ञानिक रूप से ही हर व्यक्ति क्या चीज़ों को सोच रहे हैं, नहीं। कोई जो साहित्यकार होगा वो कैसे सोचेगा, कोई राइटर है, सपोज मान लो सो रहा है रात में, उसने तारों को देखा, वो क्या सोचेगा, वो तारों को अलग ढंग से सोचेगा, वो तारों को सोसाइटी के साथ जोड़ेगा कि यार देखो जैसे तारे चमक रहे हैं ना, वैसे ही हमारे जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं वो भी जो है इसी प्रकार जो है, मतलब हमें जो है रोशनी हमें दे के गए हैं, हमें इतना ज़्यादा उन्होंने सम्मान दिया है। ऐसे करके वो कुछ भी बना सकते हैं, वो ये बना सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे बड़े बड़े सितारे हैं, जो हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी इन तारों की तरह ही चमक रहे हैं। ऐसे करके वो साहित्यकार कुछ ना कुछ अच्छा मतलब सोसाइटी से रिलेट करते हुए सोचेगा। वह वैज्ञानिक बातें नहीं सोचेगा कि यार तारे क्यों चमक रहे हैं, पर वो वैज्ञानिक व्यक्ति कुछ और सोचेगा। तो ये भी तो संस्कृति ही है, ये भी तो संस्कृत व्यक्ति ही है। ठीक है, यही आपको बताया जा रहा है। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या यही तो मानव संस्कृति के माता पिता हैं। दूसरे के मुंह में कौड़ डालने के लिए जो अपने मुंह का कौड़ छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। रोगी व्यक्ति को सारी रात गोद में लिए रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माँ बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है। देखिए, सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए टेबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2,500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया। सिद्धार्थ कौन है आप जानते हैं, गौतम बुद्ध जी, ठीक है। इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा मतलब प्यास की वशीभूत लड़ती काटती मानवता सुख से रह सके। क्योंकि उन्होंने अपने जो मानव है, क्योंकि वो एक राजा थे, वो एक प्रिंस थे, ठीक है। तो उन्होंने जब मतलब वो ऐसे ही खेत में शिकार करने जाते तो उन्होंने देखा कि उनके जो लोग हैं उनको कितना दुख है, कितना उनके जीवन में जो है कहीं ना कहीं दुख भरा है। तो उनके दुख उनसे देखे नहीं गए। उन्होंने सोचा कि यार मैं जो है त्याग करता हूँ, मेरे को ये संसार के दुख देखे नहीं जा रहे, उस वजह से उन्होंने त्याग कर दिया अपने घर का, ताकि वो संसार के लोगों को जो है ज्ञान दे सकें और उनको सुखी रख सकें। तो इस सिद्धार्थ की भी आपको कहानी बताई है। तो हर चीज़ के पीछे आप एक कारण देखोगे, आप देखोगे ये प्रेरणा है, एक जो है कहीं ना कहीं सोचने की एक प्रवृत्ति है जो इन लोगों को ये करवा रही है, जो भी ये बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो संस्कृत व्यक्ति कैसे बन रहे हैं, जब इनके मन में कोई अच्छे विचार आ रहे हैं, जब ये अच्छा सोच रहे हैं, जब इनके मन में कुछ जानने की जो है जिज्ञासा आ रही है, और यही चीज़ों जो है इनको और भी ज़्यादा जो है महान बना रही है ना। ये उससे संस्कृत बन रहे हैं, जो इनकी ज्ञान जानने की प्रवृत्ति है, हर चीज़ को जानने की प्रवृत्ति है, हर चीज़ अपने अपने लोगों का भला चाहने की प्रवृत्ति है, ये चीज़ इनको जो है अच्छे कार्य करा रही है और ये संस्कृत व्यक्ति बन रहे हैं और इस संस्कृति को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा कार्य कर रहे हैं, संस्कृति बढ़ रही है इससे। परंतु और असभ्यता आ रही है, ठीक है, सभ्यता आ रही है इससे, सभ्यता आगे बढ़ रही है और लोग भी इनकी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। तो हमारी समझ में मानव संस्कृति जो योग्यता आग व सुई धागे के आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। कौन है वो महामानव? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ गौतम जी, जिन्होंने अपने घर को जो है, हमारे अपने महल को जो है त्याग कर दिया था अपने जनता की सुख के लिए। तो ये सब जो है क्या है, संस्कृति है, क्योंकि ये इन्होंने दूसरों के भले के लिए की है, कुछ अच्छा करने के लिए की है, कुछ प्रवृत्ति है जानने की और वो प्रवृत्ति अच्छी है। ठीक है, मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है दोस्तों, ठीक है, परंतु मैं ये पाठ पूरा करके ही जाऊँगी, चिंता मत करो। 2% मेरी चल तो जाएगी इसको पढ़ाने तक। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम।
हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मारने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। ठीक है। मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करवाती है। हमें उसे उसकी संस्कृति कहें, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। ऑब्वियसली बच्चे क्या होगी, असंस्कृति होगी, क्योंकि उसमें हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं। हम संस्कृत व्यक्ति तो हैं पर हम असंस्कृत व्यक्ति हैं, क्योंकि हम कोई गलत चीज़ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम वही चीज़ किसी भले के लिए आविष्कार करते, जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो आविष्कार हुआ वो भले के लिए हुआ, ताकि मानव जो है चीज़ों को समझ सके और वो अपनी जो ज़िंदगी है वो और भी सरल बना सके। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से आज हम हर चीज़ में जो है विज्ञान को जो है लगाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है निर्माण करते हैं। तो वो लोगों के भले के लिए हो, तो क्या है, संस्कृति है और संस्कृत व्यक्ति है जिसने इसको जन्म दिया है। परंतु असंस्कृति क्या है, जो गलत चीज़ों का जन्म लिया, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मैंने वह चीज़ का आविष्कार किया है। और ऐसा आविष्कर्ता कौन होगा, वो होगा असंस्कृत व्यक्ति। ठीक है। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश पर जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता में समझें या असभ्यता ही आगे को जाएगी। जो आतंकवादी लोग हैं वो आज इतने परमाणु जितने भी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी असभ्यता ही तो है। जानकारी तो इनके पास बहुत है और भी अच्छे अच्छे हथियार बना रहे हैं, परंतु वह ये अब असभ्यता आई कहाँ से, वह असंस्कृत व्यक्ति से, जिसने पहली बार ये जो है परमाणु हथियार इन सब का जो है निर्माण किया था दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है। अब देखिए, संस्कृति यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा संस्कृति का। ठीक है। अच्छा, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो बस असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा, मतलब वो बोल रहे हैं कि असभ्यता ही तो होगा, और क्या हो सकता है। ठीक है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़ा करकट के ढेर का बोध होता है, वह ना संस्कृति है और ना ही रक्षणीय वस्तु, यानी कि जो हमारी रक्षा करे वो वस्तु भी नहीं है। वो जो संस्कृति के नाम से कूड़ा करकट जो जन्म ले रहा है ना, वो तो संस्कृति तो है ही नहीं, वो तो असंस्कृति है। और या ना ही रक्षणीय वस्तु, यानी कि जो हमारी रक्षा करे ऐसी वस्तु भी वह नहीं है वो, क्योंकि हमें नुकसान बनाने के लिए बनाई गई है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार की किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। तो प्रज्ञा यानी कि बुद्धि और मैत्री यानी कि किसी के कल्याण के लिए, है ना, किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते वैसी वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, अविभाज्य वस्तु है, जितना कण कल्याण का है उतना ही अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, स्थायी भी है। यानी कि कल्याण तो बहुत हो रहा है और संस्कृति तो बहुत जन्म ले रही है, सभ्यता भी जन्म ले रही है, परंतु ऐसा नहीं है कि असंस्कृति बिल्कुल खत्म हो गई है। असंस्कृति भी तो कितनी है। आज आप देखिए, पाकिस्तान आतंकवादियों को जन्म दे रहे हैं, वो क्या फैला रहे हैं, वो असंस्कृति फैला रहे हैं। असंस्कृत व्यक्तियों के जन्म की वजह से असंस्कृति फैली, असंस्कृति वजह से असभ्यता फैल रही है। और आज आतंकवादियों का जितना भी जन्म हो रहा है ये किस वजह से, असभ्यता जो फैली है असंस्कृत लोगों की वजह से ये हो रहा है। तो दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 1:1 ही है। यानी कि 50% अगर आपकी सभ्यता है, 50% अगर आपके संस्कृत लोग हैं, संस्कृत व्यक्ति हैं, तो वहीं 50% आपके असंस्कृत व्यक्ति या फिर आप उनको कह सकते हो असभ्य लोग भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार आपका जो पाठ है संस्कृति वो यहाँ ख़त्म होता है। बहुत ही सुंदर पाठ, बदंत आनंद, और क्या नाम है उनका, बदंत आनंद, क्या नाम है उनका, आप उनका लेखक का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, मैं तो भूल गई हूँ, परंतु आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। भदंत आनंद कौशल्यानंद जी, बहुत ही सुंदर पाठ इन्होंने लिखा है, और आज तक का ऐसा पाठ ही माना जाता है संस्कृति जो बच्चों को जो है समझने में दिक्कत होती है, उनको समझ में एक बार में अपने आप रीडिंग मार के नहीं आता। इसलिए ये आपको जब आप अपनी कक्षा की जो टीचर आपको पढ़ानी है उनको भी बहुत ध्यान से आप इस पाठ के लिए
सुने। बाकी तो आपने डियर स्टूडेंट आई होप बहुत ज़्यादा इसमें एंजॉय करा हो वीडियो में। क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि बैटरी खत्म होने वाली है, पता है 2% बची है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का इस पार्ट में, इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशा करती हूँ आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें जो है अपना भरपूर प्यार देंगे, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है बना के लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप।